राजस्थान के अलवर में निमराना के पास NH8 पर सवारियों से भरी एक जीप पलट गई, जिससे जीप में सवार 2 महिलाओं, ड्राइवर और एक बालिका की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें गंभीर हालत में बहरोड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस और QRT की टीम ने क्रेन बुलाकर मिनी ट्रक को हटवाया और साथ ही बताया जा रहा है कि यह घटना ओवरटेकिंग के दौरान हुई है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी के चित्रकूट में ट्रेन हादसा हो गया है। चित्रकूट के माणिकपुर में यह हादसा हुआ है। ट्रेन हादसा पटना जा रही वास्को डिगामा एक्सप्रेस के 13 डिब्बे पलट गए हैं। मणिकपुर स्टेशन से निकलने के दौरान ट्रेन डिरेल हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और 8 लोग घायल हो गए हैं। मौके पर घायलों को बचाने और राहत का काम जारी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आसपास के जिलों की फोर्स के साथ रेस्क्यू जारी है। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक ट्रेन डिरेल हो गई है। ये ट्रेन पटना से वास्को डिगामा जा रही थी। वास्को डिगामा एक्सप्रेस के 13 डिब्बे डिरेल हो गए हैं। माणिकपुर स्टेशन से निकलने के दौरान ये ट्रेन हादसा हुआ। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और 8 लोग घायल हैं। और इस खबर पर ताजा जानकारी के साथ अखिलेश हमारे संवाददाता जुड़े, उनसे पूछते हैं। अखिलेश, ये हादसा कब हुआ और क्या ताजा अपडेट है? आपको ये बता दूं कि ये देर रात का मामला है, लगभग 12-1 बजे का है और ये वास्को से ट्रेन पटना जा रही थी, तभी इसकी रफ्तार तेजी थी। पटरी वो उखड़ गई है, जिससे 13 डब्बे पटरी से नीचे उतर गए हैं और जो 2-3 डिब्बे ऐसे भी हैं जिनका पीछे के पहिए बस उतरे हुए। इसमें कुल मिला के 3 लोगों की मौत की जानकारी आ रही है और इसमें लगभग 12 या 13 लोग घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है और जो मृतक है उनकी डेड बॉडी रखा दी गई है। और सूचना मिलते ही जिले के सारे अधिकारी मौके पे पहुंच गए हैं, SP पहुंच गए हैं और इसको ऑपरेशन चला रहे हैं और जो भी रेलवे के कर्मचारी वो भी मौके पे पहुंच रहे हैं। फिलहाल जो डब्बे उनको सीधा करने का कार्य किया जा रहा है। जी अखिलेश, इस समय मौके पर क्या स्थिति है, किस तरह से रेस्क्यू जारी है, इलाज के लिए क्या प्रावधान है और क्या इस समय मौके पर इस समय स्थिति बनी हुई है? जी, जैसे बता दें कि आपको मौके पर एक जिले की कई एम्बुलेंस वहां पे पहुंच गई हैं, अधिकारी पहुंच गए हैं, SDM पहुंच गए हैं। घायलों को सबसे पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तुरंत भर्ती कराया गया था। जो गंभीर थे उनको जिला अस्पताल भिजवाया गया था। कुल मिला के जिस तरह की घटना हुई थी, काफी भगदड़ मची हुई थी, सारे अधिकारी उसमें सदस्य थे। लेकिन अब कुल मिला के जो स्थिति है वो अब धीरे धीरे सामान्य होती जा रही है। सारे घायलों को पहुंचा दिया गया है और जो रेलवे प्रशासन है उसने कंट्रोल नंबर भी बना रहा है कि जो भी मतलब कि कुल मिला के ज्यादा अभी 12-13 लोग ही घायल हैं, ज्यादा उस तरीके नहीं, स्थिति को समान कर लिया गया है। और अखिलेश, साथ ही बाकी यात्रियों के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई हैं, कैसे उनको अब आगे पहुंचाया जाएगा, उसके लिए क्या किसी दूसरी ट्रेन का इंतजाम किया गया है? अभी जो रेलवे के अधिकारी हैं वो अभी हम लोगों से बात नहीं कर पा रहे हैं, उसमें आप बड़ा व्यस्त है और जो बड़े रेलवे के अधिकारी हैं वो मौके पे पहुंच रहे हैं। उनके आने के बाद ही उनकी वैकल्पिक जो व्यवस्था है वो की जाएगी। जी, आपके यात्रियों से, किसी यात्रियों से आपकी बात हुई, उनका क्या कहना है, कितनी दहशत में वो लोग हैं, कितने डरे हुए हैं? जी, अभी मैं यात्रियों से भी बात नहीं हो पाई है। मैं मौके पे पहुंच रहा हूँ क्योंकि जो घटना है वो बहुत दूर की है, माणिकपुर पड़ता है शहर से, वहाँ पे पहुंच रहे हैं, देखने के बाद ही बताया जाए। जी अखिलेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और 3 तलाक को लेकर कानून बनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में मंत्रियों के समूह की पहली बैठक हुई। इस बैठक में 3 तलाक पर रोक लगाने के कानून के ड्राफ्ट पर चर्चा हुई। बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार 3 तलाक पर कानून लाने की तैयारी कर रही है। इस बैठक में कई वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में इस मंत्रियों के समूह की पहली बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, समाज कल्याण मंत्री थावरचंद गहलोत के अलावा कानून मंत्री PP चौधरी और अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल भी मौजूद थे। कयास लगाए जा रहे हैं कि संसद के इस सत्र में सरकार ट्रिपल तलाक पर बिल लाएगी। सूत्रों के मुताबिक 9 दिसंबर से पहले बिल का प्रारूप तैयार करने की तैयारी है।
प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस यानी उमंग ऐप लॉन्च किया। इस एक ऐप के जरिए सरकार अपनी 200 से ज्यादा सेवाएं मुहैया कराएगी। यही नहीं, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सरकार भीम और उमंग ऐप को अनिवार्य करने की तैयारी कर रही है। जल्द ही सरकार मोबाइल बनाने वाली कंपनियों को दोनों नए ऐप्स हैंडसेट में लोड करने देने के निर्देश जारी कर सकती है। भीम से डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिलेगा तो उमंग ऐप के जरिए सरकार के सभी मंत्रालयों के काम हो सकेंगे। उमंग ऐप की क्या खासियत है, आइए जान लेते हैं। 200 से ज्यादा सरकारी सेवाओं का लाभ मिलेगा। आधार कार्ड से जुड़ी हर सेवा का इस्तेमाल आसान होगा। ऐप से घर बैठे गैस बुक हो जाएगा। पैन कार्ड और पासपोर्ट बनाने में मदद मिलेगी। पीएफ अकाउंट की जानकारी मिलेगी। टैक्स के काम भी आसान हो जाएंगे। सीबीएसई, आईसीएसई के रिजल्ट देख पाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी सर्विस मिलेगी। प्रधानमंत्री कौशल योजना की जानकारी मिलेगी। सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलेगी। गुजरात में विधानसभा चुनाव का पहला चरण जैसे जैसे करीब आ रहा है, सियासी सरगर्मियां उतनी ही तेज होती जा रही हैं। बीजेपी को किला बचाना है तो वहीं कांग्रेस को पार्टी। ऐसे में गुजरात चुनाव दोनों पार्टियों के लिए अग्नि परीक्षा जैसी है। देश भर की नजरें टिकी हैं गुजरात पर। रैलियों का रेला लगा है। जीत के लिए राहुल गांधी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वो एक बार फिर शुक्रवार और शनिवार को गुजरात के दौरे पर है, तो वहीं रविवार से एक बार फिर बीजेपी के धुरंधर भी सियासी रण में कूदने जा रहे हैं। 26 तारीख को सुबह सभी 50,000 बूथों पर पार्टी मन की बात चाय के साथ कार्यक्रम के साथ शुरू करने वाली है। रविवार शाम से ही बीजेपी जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन करेगी, जिसमें बीजेपी की तरफ से पहले चरण में 89 सीटों पर होने वाले चुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, नितिन गडकरी, उमा भारती के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान के सीएम वसुंधरा राजे भी भाग लेंगी। पार्टी एक साथ प्रथम चरण के सभी विधानसभाओं में अपने केंद्र के और प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ इस अभियान का शुभारंभ करेगी। वहीं 27 नवंबर और 29 नवंबर को खुद पीएम मोदी भी बीजेपी का किला बचाने उतरेंगे। इन 2 दिनों में वो 8 सभाओं को संबोधित करेंगे। आप खुद सुनिए, गुजरात की इस जंग को बीजेपी कौन सा रंग देने वाली है। यह अभियान विकासवाद बनाम वंशवाद की लड़ाई का है। यह अभियान विकासवाद बनाम जातिवाद की लड़ाई का है। यह अभियान विकास को और सुशासन को राजनीति के केंद्र में स्थापित करके गरीब के कल्याण और उसकी सेवा के भाव को आगे बढ़ाने का है। तो वहीं कांग्रेस भी हर मोर्चे पर बीजेपी को कड़ी टक्कर देने में जुटी है। एक तरफ राहुल रैलियों की बौछार लगाए हुए हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी प्रदेश की दूसरी छोटी पार्टियों पर डोरे डाल रही है। हार्दिक, अल्पेश और जिग्नेश की तिकड़ी के साथ ही जेडीयू के बागी नेता को भी कांग्रेस अपने समर्थन में ला चुकी है और अब उसके निशाने पर एनसीपी है। एनसीपी की पहले चरण में तो उन्होंने भी फॉर्म भर दिए हैं, हमने भी फॉर्म भर दिए हैं। अब बात आगे चल रही है, विचार विमर्श हो रहा है, उसके बाद निष्कर्ष निकलेगा। कांग्रेस पार्टी हर हाल में गुजरात का विजयी सेहरा आगामी अध्यक्ष राहुल गांधी के सिर बांधने को बेकरार है। राहुल और कांग्रेस का मिशन 2019 भी इसी जीत पर टिका है। वहीं पीएम मोदी के लिए भी गुजरात चुनाव नोटबंदी से लेकर जीएसटी तक को सही साबित करने का यह आखिरी मौका है, ताकि मिशन 2019 के लिए इसे विजयी मुद्दा बनाया जा सके। लेकिन इन दोनों के अलावा हार्दिक का भविष्य भी इस चुनाव पर टिका है। हार्दिक पटेल की कोर कमेटी के 14 सदस्यों में करीब 10 बीजेपी में आ चुके हैं। ऐसे में अगर हार्दिक फेल हुए तो उनके सियासी सफर पर सवाल उठना तय है। यानी साफ है कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर हार्दिक जैसे युवा चेहरे, सबके लिए गुजरात चुनाव ही असली अग्नि परीक्षा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। देश में फिल्म पद्मावती पर विरोध जारी है, लेकिन यूके इस फिल्म को रिलीज करने के लिए मान गया है। हालांकि यूके की रजामंदी पर भी राजपूत करनी सेना को आपत्ति है।
एक तरफ देश में फिल्म पद्मावती पर तलवारें खिंची हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ यूके में फिल्म को रिलीज करने के लिए हरी झंडी मिल गई। खबर है कि ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म क्लासिफिकेशन ने पद्मावती को रुपहले पर्दे पर उतारने के लिए सर्टिफिकेट दे दिया है। पद्मावती को एपिक ड्रामा कैटेगरी में 12A सर्टिफिकेट दिया गया है। यूके में 12 साल से अधिक उम्र के लोग फिल्म पद्मावती देख सकेंगे। हालांकि फिल्म पद्मावती को यूके में हरी झंडी पर करणी सेना ने विरोध जताया है। करणी सेना के चीफ लोकेंद्र सिंह ने इस पर विदेश मंत्रालय से दखल देने की मांग की है। साथ ही लोकेंद्र सिंह ने कहा है कि वो खुद विदेशों में जाकर इस फिल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। जो एनआरआई के जो क्लब हैं, जो एनआरआई फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी हैं, उन सब से अनुरोध करूंगा, इंग्लैंड हो चाहे अमेरिका, कनाडा हो चाहे जर्मनी, हर जगह इसका विरोध किया जाना चाहिए। कुछ ही दिनों में 3-4 दिन के अंदर अंदर श्री राजपूत करणी सेना इंग्लैंड में जाकर उन लोगों से चर्चा करेगी कि साहब यहाँ देश में अगर हिंदुस्तान में गलत है, इंग्लैंड में आकर वो ठीक नहीं होगा। करणी सेना के विरोध के बीच फिल्म पर विदेश में रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दी गई, जिस पर अगले मंगलवार को सुनवाई होगी। साथ ही इस मामले में संजय लीला भंसाली को संसदीय कमेटी के सामने भी पेश होना होगा। भंसाली को संसदीय कमेटी ने 30 नवंबर को हाजिर होने का आदेश दिया है। उधर देश में बवाल के बाद कई राज्यों में फिल्म को बैन कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फिल्म पर बैन लगा दिया है। राजस्थान में सीएम वसुंधरा राजे ने फिल्म रिलीज पर रोक लगा दी है। गुजरात में सीएम विजय रूपानी भी फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। यूपी में डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी फिल्म रिलीज को ना कह चुके हैं। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विरोध को जायज ठहराया है। अब जान लीजिए फिल्म पद्मावती पर इतना विवाद क्यों है। फिल्म पद्मावती का राजपूत समाज विरोध कर रहा है। फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ का आरोप है। खिलजी पद्मावती के इंटीमेट सीन पर करणी सेना को ऐतराज है। विरोध और यूके में सर्टिफिकेट मिलने के बावजूद भी फिल्म के यूके में रिलीज होने पर संशय बरकरार है, क्योंकि खबर है कि फिल्म के निर्माता पद्मावती को पहले देश में रिलीज करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।